जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टू द फिलोसोफर्स में। आज हम बात करेंगे ओटो वॉन गैरिको के बारे में। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरी जो सीरीज़ चल रही है सारे फिजिसिस्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से डिस्कवरर्स ने उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया। तो आज हम अपने तीसरी वीडियो बना रहे हैं। हमने पहली वीडियो थेलीज़ ऑफ माइलेटस के बारे में बनाई, दूसरी वीडियो विलियम गिलबर्ट पे बनाई। आज हमारी तीसरी वीडियो रहेगी ओटो वॉन गैरिको के बारे में। आज जानते हैं ये एक मेयर होते हुए, एक राजनेता होते हुए कैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व हुए, कैसे एक वैज्ञानिक बने। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है ओटो वॉन गैरिको। इनका एक पोर्ट्रेट यहाँ पर दिखाया गया है। इनका जन्म सन 1602 में हुआ था जर्मनी में, जर्मनी के शहर मैग्डेबर्ग में। यहाँ आप देख सकते हैं 1602 मैग्डेबर्ग जर्मनी में इनका जन्म हुआ। उसके साथ ही ये अपनी लाइफ में मेयर थे सन 1646 से लेके सन 1676 तक। उसके बाद भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ये इन्वॉल्व हुए साइंटिफिक थ्योरीज में। अरस्तु का जो नियम था, 2000 साल पुराना अरस्तु का नियम था अरिस्टोटल का, कि वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता, ये फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट है, वो इन्होंने तोड़ा, लॉज को ब्रेक किया उनके, और इन्होंने वैक्यूम का क्रिएशन किया कि वैक्यूम हम क्रिएट कर सकते हैं। वो आगे हम जानेंगे कैसे। इनको फादर ऑफ द वैक्यूम भी कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, नोन एज द फादर ऑफ वैक्यूम फिजिक्स एंड ए पायनियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फादर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्रिएशन वैक्यूम का इन्होंने ही किया था। द एंशिएंट डॉगमा। डॉगमा इज नथिंग बट ए मिथ। पुराने लोग, प्राचीन लोग क्या मानते थे? जैसा कि अरस्तु ने बताया था, अपनी थ्योरीज में दिया था कि वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता, ये फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट होगा। यही 2000 साल तक लोग मानते रहे। जबकि जब ओटो वॉन गैरिको ने अपना एक्सपेरिमेंट्स किए तब उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड। यहाँ आप देख सकते हैं इस मशीन को, और हम कह सकते हैं एक डिवाइस। ये था 1650 में इनका इन्वेंट किया गया एक कंटेनर, जो कि एक पिस्टन प्रिंसिपल पर वर्क करता था। इसमें एक पिस्टन होती है, रबड़ पिस्टन होती है। रबड़ से जब उसको पंप करते हैं तो वो अपना वैक्यूम क्रिएट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लेदर की पिस्टन है, और यहाँ आप देख सकते हैं ही डिज़ाइन द वर्ल्ड्स फर्स्ट पिस्टन ड्राइवन एयर पंप। एयर पंप क्रिएट किया। एयर पंप मीन्स जो हवा को बाहर निकालेगा। हवा को बाहर निकालेगा तो अंदर क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट होगा, जो आज हम सब जानते हैं। लेकिन तब कोई नहीं जानता था। लेकिन इनका ये पहला ही एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने किया ये एक्सपेरिमेंट और बताया कि वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड। अब इसके बारे में जानते हैं कैसे वर्क करता था। इट यूज लेदर वॉशर्स सोक्ड इन ऑयल एंड वाटर टू क्रिएट ए सील। यहाँ बताया गया कि लेदर वॉशर्स यूज़ करते थे यहाँ पर, जो कि तेल में डूबे हुए थे। तेल में इसलिए डुबाते हैं क्योंकि वो एक सीलेंट का काम करता है, जिससे कि क्या होता है, हमारी एयर बाहर या अंदर नहीं जा पाती अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उसके बाद। पंपिंग एयर आउट ऑफ द कॉपर वेजल। ये वेजल देख रहे हैं जो आप, ये कॉपर का है, कॉपर का वेजल है। जब इसमें आप पंपिंग करते हैं, जैसे कि आप एक इंजेक्शन को ही ले लीजिए, सिरिंज को ले लीजिए, जब आप उसको पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, जब पुल करते हैं तो वो हवा, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एयर है और उससे आप एयर को पुल करोगे बाहर, तो वो अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देगा। तो अभी तो हम जानते हैं कि इंजेक्शन वैक्यूम क्रिएट कर देगा, लेकिन तब उन्होंने ये पहला एक्सपेरिमेंट किया था जिससे दुनिया को पता चला कि वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड लाइक दिस वे फ्रॉम दिस इक्विपमेंट।
यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ और भी कुछ लिखा हुआ है। दिस डिवाइस अलाउड फॉर द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल वैक्यूम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। जो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था वैक्यूम क्रिएशन, वो इन्हीं के डिवाइस से हुआ था। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, इन्होंने ये डिवाइस बना दिया कि वैक्यूम कैसे क्रिएट करना है। अब इन्होंने इसका उपयोग कहाँ किया, कैसे इन्होंने अरस्तू की थ्योरी को बताया कि अरस्तू की थ्योरी गलत थी, वैक्यूम नहीं क्रिएट किया जा सकता। अब इन्होंने ये इस पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसको कि बोला गया मैगडेबर्ग एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, ये था मैगडेबर्ग एक्सपेरिमेंट 1654 में जो इन्होंने किया था। बेसिकली इन्होंने क्या किया, 2 कॉपर के हेमिस्फीयर्स लिए। कॉपर के हेमिस्फीयर्स लेने के बाद उन पर क्या किया, ग्रीसिंग कर दी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हेमिस्फीयर्स हैं, हेमिस्फीयर हैं कॉपर के। इन पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने बीच में ग्रीसिंग कर दी। बीच में ग्रीसिंग करने के बाद इनको जॉइन कर दिया। जॉइन करके क्या, जॉइन किसी फेविकॉल या किसी उससे नहीं किया था, जॉइन इन्होंने किया जस्ट ग्रीसिंग। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने पिस्टन लिया, वैक्यूम जो इन्होंने डिवाइस बनाया था वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, और इस पर लगाया। और इससे क्या किया, इसकी सारी हवा अंदर से बाहर निकाल दी और अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट होने के बाद उन्होंने उसको वाल्व को बंद कर दिया। वाल्व बंद करने के बाद हुआ ये कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमें पता है 1 लाख से ज़्यादा वैल्यू होती है पास्कल्स में उसकी, वो उस पर पड़ा, क्योंकि अंदर हवा नहीं थी तो अंदर कोई भी प्रेशर नहीं था। और इन्होंने फिर दावा किया कि इसको कोई भी अगर अलग करके दिखा देगा तो मैं मान जाऊंगा उसको, लेकिन कोई भी अलग नहीं कर पाया। इन्होंने क्या किया, वहाँ ये परफॉर्म किया था उन्होंने एम्परर फर्डिनेंड के सामने, फर्डिनेंड थर्ड, जो कि कहाँ के एम्परर थे, रेजेंसबर्ग के एम्परर थे, उनके सामने ये परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद उनसे बोला कि इसको अगर कोई भी अलग कर देता है तो आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करूँगा। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने 2, यहाँ पे आप हॉर्सेस देख रहे हैं, 8 घोड़े इधर और 8 घोड़े इधर। इन्होंने एम्परर को बोला, ये एम्परर मान लीजिए ये हमारे ओटो वॉन गेरिके। इन्होंने उनसे कहा चलो ये एक्सपेरिमेंट कर लो, 8 घोड़े इधर लगा दो, 8 उधर लगा दो, और आप इसको खींच के देखो, अगर ये अलग हो जाता है तो आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। ये लेकिन कितना ही फोर्स लगाया घोड़ों ने, ये अलग नहीं हुआ। क्यों नहीं अलग हुआ, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना था जिसकी वजह से वो अलग हो नहीं पाया, फोर्स लगी ही नहीं। कितनी भी फोर्स लगा लें घोड़े, वो अलग नहीं होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने बताया उसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। 2 कॉपर हेमिस्फीयर 50 सेंटीमीटर डायमीटर वर जॉइंट यूजिंग ओनली ग्रीस। ग्रीस से जोड़ दिए थे जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद 8 हॉर्सेस की टीम्स ने भी उसको अलग नहीं कर पाया। तो उसके बाद बात करते हैं हम, ये इन्होंने प्रूव कर दिया वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, और वैक्यूम क्रिएट होने के बाद जो फोर्स लगती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि उस फोर्स की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को, अगर 2 ऑब्जेक्ट हमने ज्वाइन कर लिए तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट्स जो मैं आपको डिस्कवरर्स के बारे में बता रहा हूँ, ये दुनिया में पहली बार हो रहे थे। ये कब की बात है, 1602 की, जब इनका जन्म हुआ उसके बाद इन्होंने 1600 यहाँ पे जो 46 से लेके 76 तक जो ये मेयर बने रहे, उसके बीच ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार दुनिया में ये ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जिससे कि दुनिया को आगे तरक्की करने का मौका मिला, टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिला। इनसे रिलेटेड और भी फिजिसिस्ट आए जिन्होंने आगे इनके काम को बढ़ाया, और जिसकी वजह से जो आज हमें वहाँ पर हैं। तो अब जानते हैं इनके आगे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा वाई डे डिडंट ओपन। वो बॉक्सेस थे जो हमने हेमिस्फीयर्स लिए थे कॉपर के, ग्रीसिंग से जो ज्वाइन किए थे, और एयर को उधर से आउट कर दिया था यूजिंग हिज पिस्टन। तो यहाँ रीज़न दिया है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो कितना था, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर
जी, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना पास्कल्स होता है? 1,01,325 पास्कल्स एट सी लेवल। सी लेवल पर अगर आप देखोगे तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतने पास्कल्स की फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया। पास्कल्स क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना एक, आप मान लीजिए आपने ये सरफेस ले लिया, इस सरफेस का आपने एरिया मान लिया, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, इस एरिया पर कितनी फोर्स लग रही है? एक यूनिट एरिया पर, एरिया मान लीजिए आप 2 स्क्वायर मीटर मान लीजिए, तो 2 स्क्वायर मीटर में 2 स्क्वायर के मीटर पर कितनी फोर्स लग रही है उसको बोलेंगे हम पास्कल, फोर्स पर यूनिट एरिया। अंदर वैक्यूम बन गया था। वैक्यूम कैसे बना? उन्होंने सारी एयर अपने डिवाइस से बाहर कर दी जिससे कि अंदर कोई हवा बची नहीं और वैक्यूम बन गया। जब हवा नहीं बची तो उन्होंने ये भी अब बताया आगे चल के कि हवा नहीं बनी तो उसका मतलब क्या है? हवा में भी वेट है, वेट है जिसकी वजह से बाहर कर दी हवा तो अंदर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम इनके सल्फ़र ग्लोब एक्सपेरिमेंट के पास, जो कि बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। अभी हमने जाना कि इन्होंने वैक्यूम पे अपना रिसर्च किया, वैक्यूम को बताया। अरस्तू की थ्योरी थी जो 2000 साल तक चली थी, उसको इन्होंने खारिज कर दिया और अपनी थ्योरी बनाई और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने बताया कि वैक्यूम, वी कैन क्रिएट वैक्यूम, वैक्यूम भी बनाया जा सकता है। और बनाया, एक्सपेरिमेंट भी किया और दुनिया को वो पता भी चला। अब हम बात करते हैं इनके सल्फ़र ग्लोब एक्सपेरिमेंट के बारे में। सल्फ़र ग्लोब एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इन्होंने एक सल्फ़र की बॉल ली, सल्फ़र की बॉल को एक पिस्टन से जोड़ा और रोटेटिंग वो पिस्टन था और रोटेटिंग एक्सिस पर जब उसको घुमाया इन्होंने और बाई ड्राई हैंड अपने सूखे हाथों से जब उसको टच किया घूमते ही टाइम, तो उधर क्या हुआ? एक चार्ज का क्रिएशन हुआ। डार्क रूम में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करते ही जब उन्होंने अपना हाथ लगाया उस बॉल पे तो उन्हें एक लाइटनिंग दिखी। लाइटनिंग के साथ साथ थोड़ा उन पर स्पार्क भी हुआ, जो कि आज हम जानते हैं कि कोरोना, जो इलेक्ट्रिकल कोरोना होता है उसमें भी होता है। तो ये पहला टाइम था जब हम इंसानों ने कोरोना को देखा। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारे हैं ओटो वन गैरिको। ये इन्होंने बॉल ली है सल्फ़र की और इसको ये रोटेट कर रहे हैं, इस हैंड से रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपने हाथ को लगाया, फिर यहाँ पे स्पार्कलिंग हुई और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ जिसकी वजह से लाइटनिंग भी हुई, हल्का सा स्पार्क जो कि एक डार्क रूम में दिख सके। गैरिक डिडंट स्टॉप एट द वैक्यूम, वैक्यूम तक तो वो रुके नहीं, उन्होंने सल्फ़र एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? द वर्ल्ड्स फर्स्ट मशीन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। हालांकि वो इतने टाइम तक नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूस जनरेशन नहीं था, लेकिन दुनिया को पता चला कि कुछ डेवलप हो रहा है। जैसे कि हमने जब थेल्स ऑफ माइलेटस के बारे में पढ़ा था, जो कि 1600 BC के समय की बात थी, तब उनके एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि कुछ चार्ज डेवलप हो रहा है और अट्रैक्शन हो रहा है एम्बर और फेदर्स के बीच में। लेकिन उस टाइम पे उनको वो आइडिया नहीं था ये चीज़ है क्या। उन्होंने उसको समझा कि एक एम्बर के अंदर एक सोल है, उनके अंदर कोई आत्मा है, निर्जीवों में भी जीवन है, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे चीज़ों को मूव करते हैं। उसके बाद गिलबर्ट आए, गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिसिस वर्ड को कॉइन किया और उसके चार्जेस के बारे में और जाना। उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों ही अलग अलग फोर्सेस हैं। लेकिन जो ओटो वॉन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, गैरिको ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उससे पता चला कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज डेवलप हुआ है वो है। तो यहीं से हमें पहला जनरेटर मिला, अपना इलेक्ट्रिकल जनरेटर मिला, जिसको हम कह सकते हैं ह्यूमन काइंड ने जो पहली बार बनाया था। यहाँ आप देख सकते हैं, वही सल्फ़र की बॉल ली जो मैं आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन्होंने क्या किया? ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में हम अपने पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं और उस पर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे लाइट ऑब्जेक्ट को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो होता है हमारा ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वही हुआ यहाँ पर भी, जब इन्होंने उसको रबिंग करी यहाँ पर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। लेकिन इसमें इन्होंने एक और चीज़ इनको पता चली कि जब इसको जब रब करते हैं, मींस जब इसको रोटेट करना है और अपना हाथ रखने कुछ डेवलप हो रहा है इस पर चार्ज, तो थोड़ी देर के लिए हो रहा है। ऐसे ही अगर इसको फैदर वगैरह अगर इसके पास ले जाएंगे, फैदर ले जाने के बाद, फैदर मतलब पंख अगर उसको टच करेंगे तो जब तक पंख में उसका अपोजिट चार्ज है वो उसके पास अट्रैक्ट होगा, लेकिन जैसे ही उसमें पास जाके उसमें सेम चार्ज आ जाएगा वो एकदम से रिपल हो जाता है। ये भी इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में देखा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट डिड ही सी। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने क्या देखा, वही देखा जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्कल हुआ। और फेदर्स वाली बात, जो फेदर्स जब पास लाते हैं, जब तक चार्ज होता है वो अपोजिट चार्ज होता है वो पास आता है, जैसे ही उसके पास ज़्यादा आने के बाद चार्जेस जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सेम चार्जेस बन जाते हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट पर, तब वो दूर जाने लगता है। यहाँ देखिए स्पार्क्स एंड साउंड, जो इन्होंने पहला पॉइंट है क्या ऑब्जर्व किया सल्फर ग्लोव एक्सपेरिमेंट से, स्पार्क्स एंड साउंड। जब उन्होंने अपना ड्राई हैंड उसके ऊपर रखा तो स्पार्कलिंग हुई और उसमें थोड़ा सा आवाज़ भी आई, चिट करके जो आवाज़ आती है, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब आप सर्दियों में वुलन क्लॉथ्स पहनते हो। वुलन क्लॉथ पहनने के साथ जब आप कभी हाथ रखते हो इधर उधर, तब वो एकदम से स्पार्कलिंग होती है। वही स्पार्कलिंग तब हुई सल्फ़र को जब इन्होंने टच किया। उसके बाद इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इल्यूमिनेशन होता है, जब लाइट मीन्स उजाला होता है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, उजाला होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। वो भी हुआ क्योंकि इन्होंने डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट किया था। डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट करने की वजह से जो छोटा सा स्पार्कल हुआ था वो भी इनको दिख गया। उसके बाद अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन मैं आपको बता ही चुका हूँ। जब कोई लाइट ऑब्जेक्ट इनके पास लेके आते थे वो अट्रैक्ट होता था, लेकिन जैसे ही उसमें सेम चार्ज आ जाता था वो बहुत जल्दी से रिपल हो जाता था, दूर चला जाता था। अब हम आगे जानते हैं। ये इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट कर दिए। पहला इन्होंने अरिस्टो की थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया वैक्यूम क्रिएट करके। दूसरा इन्होंने स्टैटिक चार्ज जो डेवलप हो रहा है सल्फ़र की वजह से कि इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट जनरेटर इन्होंने बनाया। तो फर्स्ट जनरेटर भी बना दिया इन्होंने। अब हम आगे चलते हैं और इन्होंने क्या किया वो जानने के लिए। द वेदर प्रॉफिट। द वेदर प्रॉफिट इनका ये तीसरी डिस्कवरी है जो कि बताती है वेदर रिपोर्ट के बारे में। इन्होंने क्या किया, अपने घर के बाजू में एक 10 मीटर टॉल इन्होंने एक बैरोमीटर लगा लिया और बैरोमीटर के अंदर क्या किया इन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। तो लकड़ी का टुकड़ा क्या होता था, जब स्टॉर्म आता था, तूफान आता था, वो लकड़ी का टुकड़ा नीचे आ जाता था क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अब प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो नीचे आ जाता था। तो इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक बार बताया कि आज हैवी तूफान स्टॉर्म आएगा, लेकिन लोगों को इनकी बात का भरोसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही घंटे बाद वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया था। तो इससे पता चलता है कि इनकी जो ये डिस्कवरी थी एयर प्रेशर से जो वेदर चेंज हो रहा है वो भी सही थी। ये इन्होंने तीसरी डिस्कवरी थी। यहाँ पढ़ सकते हैं पूरा प्रोसीजर। द बिग बैरोमीटर अटैच 10 मीटर टॉल वाटर ट्यूब टू हिज साइड ऑफ हिज हाउस। अपने घर के बगल में 10 मीटर का ट्यूब लगाया। इंडिकेटर इन्होंने वुडन स्लैब डाल दिया था, जो वुडन का पीस था वो डाल दिया था। जब वो नीचे जाता था तब पता चलता था कि प्रेशर कम हो रहा है बाहर का। इन्होंने प्रेडिक्ट भी किया था 1660 में, जो मैंने आपको बताया प्रेडिक्ट किया था, लेकिन किसी ने इनकी बात को माना नहीं। लेकिन हुआ वही था जो इन्होंने कहा, स्टॉर्म आया था। लेगेसी जो हम बात करेंगे, लेगेसी वही है कि इन्होंने जो 3 एक्सपेरिमेंट किए, 3 डिस्कवरीज दी। पहला वैक्यूम को क्रिएट किया, दूसरा इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिस्कवर किया, और पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर बनाया, जो उसको हम मशीन कहते हैं, जनरेटिंग मशीन। और तीसरा इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि वेदर
चेंज होने का कारण एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तीनों ही यहाँ पे इनके थ्योरीज़ को बताया गया यहाँ पे, और यहाँ पे बताया गया कि आज जो हमारे साइंटिफिक टर्म्स हैं, आज जो साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं, जिनमें हम इनकी भी थ्योरीज़ को यूज़ कर रहे हैं और उनके प्रिंसिपल पे कुछ इक्विपमेंट वर्क भी कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट क्या क्या यहाँ अप्लाई हो रहा है इनका। वैक्यूम फिजिक्स में वैक्यूम क्रिएशन इनसे ही स्टार्ट हुआ था, यही पहले थे ह्यूमन काइंड में जिन्होंने वैक्यूम को बताया। तो इन वैक्यूम फिजिक्स में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। जैसे कि हम स्टीम इंजन में हम यूज़ करते हैं, न्यूकॉमन एंड वॉट जो इसके यूनिट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, स्टीम इंजन, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को बता रही हैं, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन काइंड। कैसे कैसे समय के साथ साथ इंजन्स बने जो कि इनके वैक्यूम प्रिंसिपल्स पे वर्क करते थे। इंजन्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करते थे? वैक्यूम के। वहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है और इंजन्स जब पंप करता है आपको, वो वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने देखिए जनरेटर बनाया एंड इन्वेंशन ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का इन्वेंशन अब कैसे कह सकते हैं? कैपेसिटर का इन्वेंशन इन्होंने तो नहीं किया, लेकिन इनके ही प्रिंसिपल की वजह से कैपेसिटर का इन्वेंशन हुआ। इन्होंने जो कि एक्सपेरिमेंट किया था सल्फ़र ग्लोब का, उसमें बताया कि वहाँ चार्जेस डेवलप हो रहे हैं जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं, और एकदम से अपना हाथ लेके गए तो जब जैसे ही वहाँ चार्ज हुआ था तो साइंटिस्ट ने आगे जाके सोचा कि अगर चार्ज डेवलप हो सकता है तो हम इसको स्टोर कैसे करें। तो जो स्टोर करने की कहानी है वो हम अगले आने वाले कुछ वीडियोस में देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का यहीं से मिला था कि चार्ज को स्टोर कैसे किया जाए और उसको कैसे यूज़ किया जाए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनका ये हो गया। मीटियोरोलॉजी में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि प्रेशर चेंजेस की वजह से वेदर चेंज होता है, ये इन्होंने बताया था। तो वही हमारी आज आप वेदर रिपोर्ट्स देखते हैं, उसके इक्विपमेंट होते हैं कुछ, वो भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पर वर्क करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अगली वीडियो हमारी इन फिजिसिस्ट के ऊपर रहेगी, स्टीफन ग्रे, जिनका नाम है स्टीफन ग्रे। इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ही जानेंगे, लेकिन मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो वीडियो किस पर बेस्ड रहेगी, क्योंकि जो डिस्कवरीज चल रही हैं वो सीरीज़ में चल रही हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा कि हमारा ह्यूमन काइंड कब से अब तक बढ़ता आ रहा है, क्योंकि फ्रॉम द प्रीवियस लास्ट मैनी ईयर्स, कुछ सालों 1600 से पहले हमने मतलब ज़्यादा नहीं सोचा ह्यूमन काइंड ने, लेकिन उसके बाद की जो थ्योरीज़ आई हैं, उसके बाद के जो साइंटिस्ट आए, हमने कंटिन्यूस डेवलपमेंट किया है। और आज हम जो एआई वाला जो दौर आ चुका है, इसमें हम काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया था? डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जो आज हम जानते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उनके बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इनके बारे में इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था, बताया था कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तब तक हमको यही नहीं पता था कि कौन से ऑब्जेक्ट चार्ज को कंडक्ट करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक हैंगिंग बॉय नाम से एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें एक लड़के को ही लटका दिया था। तो वो भी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मेरा चैनल है टू द फिलोसोफर्स, और जो मेरी सीरीज़ चल रही है वो है द फिलोसोफर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ सारे ही फिलोसोफर्स के बारे में जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंट्रीब्यूट किया, और साल दर साल हम कैसे आगे बढ़े अपने साइंस और फिजिक्स में, उसके बारे में ये सारी सीरीज़ है। आगे और भी सीरीज़ आएंगी, लेकिन पहले मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा और आपको बताऊँगा कि डेवलपमेंट हमारा कैसे हुआ। आप कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा ईमेल भी मेंशन्ड है, और आप उसमें क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनके रेस्पॉन्स देने की। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे और भी कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।